Hey dear students, how are you all? Welcome to the class of chemistry. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो मेरे साथ हेडिंग लगाओ सब बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये आज का कंसेप्ट बनेगा बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। ध्यान से पूरा कंसेप्ट देखना, अच्छे से उसे प्रिपेयर करना, नोट में लिख लेना, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ाई कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे अपना 100% ध्यान यहाँ पे देंगे। सो व्हाट इज द सॉल्ट? सॉल्ट क्या चीज होती है? जैसे आप जानते हो बच्चों, जनरली एसिड होता है वो रिएक्शन लगाता है बेस के साथ, तब जाके क्या बनेगा? तब जाके बनेगा बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तब बनेगा बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो हमें 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ाई करने हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस से हम एक सॉल्ट बनाएंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से एक सॉल्ट बनाएंगे। उसके बाद बच्चों हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से एक सॉल्ट बनाएंगे। ओके, एंड लास्ट में वीक एसिड एंड वीक बेस से एक सॉल्ट बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, 4 कॉम्बिनेशन यहां पे आपको देखने हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना हो तो आपको एक चीज यहां पे फोकस करनी है। 4 कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बनाएंगे। चलो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने लिया बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मैंने क्या लिया? HCl, दूसरा मैंने क्या लिया? NaOH। जब इन दोनों को एक साथ में रिएक्शन लगाया तब जाके आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम क्लोराइड बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है। अब आएगा बात स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड की। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है, तो पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना एंड प्रिपेयर करना। अब स्ट्रॉन्ग बेस में मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चों NaOH। आप चाहो तो KOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप चाहो तो और कोई भी ले लो, MgOH ट्वाइस ले लो, COH ट्वाइस ले लो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हो। ऑलराइट, तो NaOH मैंने लिया, उसका रिएक्शन करवाया मैंने वीक एसिड से। वीक एसिड यहां पे मैं ले रहा हूं CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये है हमारा एसिटिक एसिड। जब इन दोनों के साथ रिएक्शन बना तो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH3COO माइनस Na+, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सोडियम एसिटेट, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे H2O। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये जो सोडियम एसिटेट होता है बच्चों, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तीसरा वाला एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया बच्चों यहाँ पे HCl एंड मैंने वीक बेस में लिया NH4OH। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो कंसेप्ट को समझना है बस, और कुछ नहीं करना, शांति से देखते जाओ। ओके, HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा वीक बेस है। दोनों को रिएक्शन लगाया तब जाके मुझे NH4Cl मिला, विच इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, ऑलराइट। ये होता है अमोनियम क्लोराइड। प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको मिलेगा H2O। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक वीक एसिड वीक बेस के बारे में। चलो एक वीक एसिड में यहाँ पे लिखूंगा बच्चों CH3COOH
एंड एक वीक बेस में लिखूंगा बच्चों यहाँ पे NH4OH। अब ऑलरेडी मैंने ऊपर दोनों के नाम आपको बताया है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों का रिएक्शन लगाया तब जाके यहाँ पे बनेगा बच्चों CH3COO minus NH4 plus which is known as a ammonium acetate। ऑलराइट, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, और मिलेगा यहाँ पे H2O। ओके, तो ये होता है अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई एम श्योर आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली। अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ से पॉज लगा के रिस्टार्ट लगाइए, फिर से पूरा सेशन देख लो एक बार, ताकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये तो प्रिपेयर करना ही है। यहाँ पे कोई और कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। ऑलराइट, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हाइड्रोलिसिस कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का नहीं होता। नो हाइड्रोलिसिस, ये चीज आप ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो क्वेश्चन आएगा हाइड्रोलिसिस एग्जैक्टली है क्या? हाइड्रोलिसिस मतलब के जो कैटायन होगा या फिर जो एनायन होगा उसमें से कोई एक बच्चों वाटर के साथ जाके कोई कंपाउंड बनाएगा, ये होता है हाइड्रोलिसिस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से एक बार, कैटायन होगा एनायन होगा, या तो कैटायन जाएगा H2O के साथ कुछ बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब कि H+, कैटायन गया तो OH माइनस के साथ। जैसे आप जानते हो H2O से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा बच्चों एंड OH माइनस मिलेगा। अब जो कैटायन होता है वो A+ होता है, एनायन होता है वो बच्चों B- होता है। तो A+ इसके साथ जाके AOH बना पाएगा, या फिर B- जाएगा इसके पास एंड BH बनाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर हो जाए तो उसे हम बच्चों बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या चीज है, गया दिमाग में? चलो बहुत अच्छे। अब एक चीज तो क्लियर है बच्चों कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो अभी हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस इन तीनों का पढ़ना है, इन तीनों का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। चलो अब बच्चों हम है ना इन तीनों के हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द फर्स्ट वन। चलो मैं यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल CH3COO- एंड Na+ ले रहा हूं। ओके, ये हुआ बच्चों सोडियम एसिटेट। ये क्या हुआ? ये है सोडियम एसिटेट। मैंने लिया बच्चों सोडियम एसिटेट, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना, इसको H2O के साथ रिएक्शन लगाया। अब जैसे आप जानते हो सोडियम एसिटेट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। गुड इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है? अगर इसे पानी में डाला गया तो अच्छे तरीके से आपको क्या देगा? आयंस देगा, अच्छे तरीके से आयंस देगा। ओके, इससे कौन से आयंस बन सकते हैं बच्चों? इससे आपको मिलेंगे CH3COO- वाला एक आयन मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे Na+ वाला एक आयन मिलेगा। H2O से कौन सा आयन मिलेगा बच्चों? H+ मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे OH- मिलेगा। अब होगा क्या जनरली? तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको होगा क्या वो देखना है। तो यहाँ पे आप शायद देखो तो कुछ ऐसा बनाओगे, क्या बनाओगे? CH3COOH बनाओगे, प्लस आपने क्या बनाया? प्लस आपने मान लीजिए NaOH बनाया। अब जैसे मैंने बताया NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो जाके फिर से डिसोसिएट हो गया Na+ एंड OH-। ये चीज समझना है। अब NaOH से ये बनने का जो प्रोसीजर होता है वो चलता है 98% एंड ये चलता है 2%। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सॉल्यूशन में ये जो बना ना, इससे टूटने का जो पॉसिबिलिटी है, मतलब CH3COO- बनने का प्लस H+ बनने का, ये पॉसिबिलिटी होगा 30% एंड ये पॉसिबिलिटी होगा 70%। आप ध्यान से देखो, ये रिएक्शन 98% चलता है, मतलब कि आपको रिएक्शन के मिक्सचर में OH- का कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगा इससे कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे H+ आपको कम मिल रहा है ना, क्योंकि वो तो 30% ही रिएक्शन चल रहा है।
70% है, तो ये अनडिसोसिएट रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सॉल्यूशन में OH माइनस का मात्रा ज्यादा होगा, पूरे सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर पूरे सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो इस टाइप के सॉल्ट की जो pH होगी ना बच्चों, वो ग्रेटर देन 7 आएगी। मतलब कि इस टाइप के सॉल्ट की pH जो निकल के आती है वो आती है ग्रेटर देन 7, वो pH ग्रेटर देन 7 आएगी। वो तो वही होगा ना, ध्यान से देखिए वो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7। चलो अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल की बात करेंगे, ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में चलते बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करी थी। अमोनियम क्लोराइड बनाया था NH4Cl, इसे अगर पानी में डाला गया तो आप फिर से दिमाग लगाओ, आपको यहां से मिलेगा अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, Cl माइनस आयन, यहां से मिलेगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस OH माइनस आयन मिला। अब होगा क्या, यहां से NH4OH का एक कंपाउंड बनेगा, NH4OH का एक कंपाउंड बनेगा। अब NH4OH जो होता है उसको डिसोसिएशन करवाया तो NH4 प्लस एंड OH माइनस मिलेगा। पर ये रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड वाला रिएक्शन वो मान लो चलता है करीबन 20% एंड ये होता है बच्चों करीबन 80%। मतलब कि मोस्ट ऑफ द NH4OH कभी टूटेगा नहीं, बहुत कम टूटेगा, एंड मोस्ट ऑफ द NH4OH तो अनरिएक्टेड रहेगा। ओके, और क्या बना बच्चों, HCl बना। अब जैसे आप जानते हो HCl बहुत अच्छे तरीके से पानी में टूटेगा, H प्लस देगा आपको, Cl माइनस देगा, एंड ये जो रिएक्शन है बच्चों वो करीबन 95% चलेगा, ये रिएक्शन चला 5%। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना तो एक चीज क्लियर है, pH का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 7 हो जाएगा। pH का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो लेस देन 7 हो जाएगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट का नेचर एसिडिक होता है, सोडियम एसिटेट के सॉल्ट का नेचर बेसिक होता है। ये चीजें आपको फोकस करनी है, ध्यान रखना है। अब बात आई अमोनियम एसिटेट की, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेट फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे एंड वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, तो आपको फोकस सिर्फ इतना करना है कि ये जो सॉल्ट होता है वो वीक एसिड वीक बेस से बनता है। अगर इसे पानी में डाला गया तो H देगा, NH4OH भी देगा, पर दोनों का टूटने का तरीका जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। ऑलराइट, तो ये था बच्चों बेसिक पूरा डिस्कशन जो आपको फोकस लगाना था, जो आपको देखना था, जो आपको प्रिपेयर करना था। आई एम श्योर देख लिया। ऑलराइट, सो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। Let's say we have some hydrochloric acid and a solution of sodium hydroxide. We know that hydrochloric acid is a strong acid, and so we can think about it as consisting of H plus and Cl minus. Sodium hydroxide is a strong base, so in solution we're going to have sodium ions and hydroxide anions. Let's think about the products for this reaction. Well, one product would be H plus and OH minus. If you put H plus and OH minus together, you form H2O. So water is one of our products, and the other product would be what's left over. We have Na plus and Cl minus. So that gives us NaCl, which is sodium chloride. So this is an example of an acid-base neutralization reaction where an acid reacts with a base to give you water and a salt. So in this case, our salt is sodium chloride. Let's think about an aqueous solution of sodium chloride. So you take some water and you take some salts and you dissolve your sodium chloride in water to make your solution. So in solution, you're going to have sodium cations and chloride anions. And let's think about what those would do with water. So we know that the pH of water is 7, right? So the pH of water is equal to 7. Now, sodium ions don't react with water, right? So they're not going to affect the pH of our solution. And you might think that the chloride anion could function as a weak base and take a proton from water. However, that's not really going to happen very well because the chloride anion, right, Cl minus, this is the conjugate base to HCl. And we know that HCl is a strong acid, and the stronger the acid, the weaker the conjugate base. So with a very strong acid, we're going to get a very weak conjugate base. And so the chloride anion can't really
take protons from water very well. And so the pH is unaffected. And so the pH of our solution of sodium chloride is equal to 7. And when you have a salt that was formed from a strong acid and a strong base, right? So sodium chloride was formed from a strong acid and a strong base, right? These salts form neutral solutions. So your pH should be equal to 7. Let's compare this situation to the salt that's formed from a weak acid and a strong base. So over here we have acetic acid, which we know is a weak acid, and then we have sodium hydroxide, which is our strong base. So in solution, we would have Na plus and OH minus. Right, so hydroxide is going to take the acidic proton on acetic acid, and this is the acidic proton on acetic acid. So once again, H plus and OH minus give us H2O. And let's think about the salt that forms here. If you take a proton away from acetic acid, right, you're left with acetate. You're left with CH3COO minus, the acetate ion. And we also still have sodium ions here. So the sodium ion could ionically bond over here with your acetate anion. All right, so here we formed sodium acetate. And let's think about an aqueous solution of sodium acetate. So we know that the pH of water is 7, right? And let's think about what we have in solution. So once again, we have sodium cations, which aren't going to react with water, so that's not going to affect the pH at all. But the acetate anions will. So let's go ahead and write out what would happen. So the acetate anions are going to react with water. So let's think about what would happen here. So let's put this at equilibrium. The acetate anions, right, we know this is the conjugate base to acetic acid. So this is going to function as a Bronsted-Lowry base, and water is going to function as a Bronsted-Lowry acid. Water is going to donate a proton to the acetate anion. So if the acetate anion picks up a proton, we would form acetic acid, CH3COOH, right? So just add an H plus to the acetate anion. And if the acetate anion takes a proton away from H2O, if you take an H plus away from H2O, you're left with OH minus here. So what has happened in our solution? Well, the fact that the acetate anion is present, right, has increased the concentration of hydroxide ions in solution. So we've increased the concentration of hydroxide ions. So the pH is no longer 7, right? We've increased the pH here. So the pH should be greater than 7. So an aqueous solution of sodium acetate is going to have a pH of greater than 7. And so in general, this is true. If you have this salt here that was formed from a weak acid and a strong base, these salts form basic solutions with pHs greater than 7. All right, let's look at one more example, and this is the example of a strong acid and a weak base. So HCl is our strong acid, and ammonia is our weak base. So HCl is H plus and Cl minus. We're going to donate a proton to NH3. So if NH3 accepts a proton, it's going to turn into NH4 plus. So this is ammonium. And then we also have some chloride anions. So that would ionically interact with the ammonium. So we form ammonium chloride here. So this is our salt. Let's think about an aqueous solution of ammonium chloride. So once again, for water the pH is 7, and the chloride anions aren't going to affect the pH. But the ammonium ion will, right? So NH4 plus will react with water and affect the pH. And so let's look at the reaction. So NH4 plus H2O. Right, so what's going to happen here? Well, the ammonium ion is an acid, right? It's going to function as a Bronsted-Lowry acid. It's going to donate a proton to water. So water is going to function as a Bronsted-Lowry base and accept a proton. So if you take away an H plus from NH4 plus, you're left with NH3 or ammonia. And if you add an H plus to H2O, then you get H3O plus or hydronium.
Right, so what is happening in our solution? We've increased the concentration of hydronium ions, right? We've increased the concentration of hydronium, and we know that what that's going to do to the pH, right? Our pH is no longer going to be 7. We're going to decrease the pH. And so we have an acidic solution. So the pH is now less than 7. So an aqueous solution of ammonium chloride is going to have a pH of less than 7. So a salt that's formed from a strong acid and a weak base is going to give you an acidic solution.